नमस्कार मित्रों। 2024 लोकसभा का चुनाव आज शाम 6 बजे संपन्न हो जाएगा और 6 बजे के बाद एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगी। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस वोटिंग के दौरान ही पूरे 543 लोकसभा की जो सीटें हैं उसका परिणाम और मेरा जो अनुमान है, जो मेरे आंकड़े हैं, उसके अनुसार से आपके सम्मुख रखूँ। देखिए, ये चुनाव जब अनाउंस हुआ तब तक ये लग रहा था कि विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार के अगुवाई में इंडिया गठबंधन हुआ था, लेकिन बाद में नीतीश जो है जो बिहार की सरकार से रिजाइन करके और फिर जब वो बीजेपी में आए उसके पहले ही वो गठबंधन से उनका मोह माया टूट गया था। क्योंकि एक वो बहुत ही अनुभवी देखा जाए तो राजनीतिज्ञ हैं, वो कुछ न कुछ चीज़ें सोच समझ कर उनको लगा कि नहीं, ये तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कम से कम जो है ये जो विपक्ष है इसमें वो एकजुटता नहीं है और इसलिए उन्होंने पहले ही चालाकी से ही अपने को अलग कर लिया और वो एनडीए के साथ फिर से मोदी जी के साथ वो चुनाव में आ गए जो है। तो एक तो ये हुआ कि जो जो गठबंधन शुरू में लग रहा था कि मजबूत लगेगा, एक समय में वो नीतीश के हटने के बाद बहुत ढीला हो गया। लेकिन चुनाव आते आते एक बात तो समझ में आ गई कि विपक्ष जो है सीटों का बंटवारा ठीक ठाक कर लिया और ठीक ठाक करने के बाद उसमें जो आपसी जो कहोसी होनी चाहिए, जो अंतर विरोध नहीं था, संगठन जो है एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छी तरह से विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो उसका निर्वहन हुआ। राहुल गांधी पूरे भारत में एक तरह से देखा जाए तो विपक्षी नेता के रूप में वो घूमे, अपना प्रचार किए और इधर जो है मोदी जी जो है उनके खिलाफ में पूरे भारत में अपनी रैली की और तीसरी बार संसद में जाने के लिए अपनी रणनीति तैयार की है। इस चुनाव में अगर देखा जाए तो मुद्दे तो वैसे देखिए, बेरोजगारी की हर जगह है, महंगाई की हर जगह है और नौकरियों की बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश में ये जो बार बार जो परीक्षाएं स्थगित हो गई उसकी भी बात हो गई। लेकिन एक जो मुद्दा था संविधान बचाओ को लेकर के, ये भी मुद्दा खूब जो है, ये 2 चरण के जब चुनाव हो गए तो उसके बाद से ये मुद्दा खूब चला जो है। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो ये मुद्दा केवल जो है वो विपक्ष की तरफ से आया जो है। पक्ष और विपक्ष बाद में देखा जाए, शुरू में तो लगा कि वो विपक्ष जो है इस पर हावी हो रहा है और संविधान बचाव का करके एक आम जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको अपने तरफ आकर्षित करने के बारे में सोचा था। लेकिन इसके काउंटर में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और हर जगह मोदी जी जो है ये आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ दोनों में एक तरह से टक्कर देखा गया और संविधान बचाओ के ऊपर आरक्षण बचाओ वाले जो है वो धीरे धीरे वो भारी पड़ा। क्योंकि देखिए, जब आप किसी जातीय समूह को, समुदाय को जब आप इंगित करते हैं तो वो जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो है। तो ये लगा कि SC ST और OBC को लेकर के बार बार ये भाजपा की तरफ से, इनके बड़े नेताओं की तरफ से, छोटे नेताओं की तरफ से ये बताया गया कि ये जो मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण हो रहा है, ये सबसे बड़ा खतरा है, संविधान के लिए कोई खतरा नहीं है। और इनके ऊपर ये बल जो है आम मतदाताओं पर ये असर हुआ, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जो है वो इसके खिलाफ में जो वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको वास्तव में ममता बनर्जी जो है वहाँ पे आरक्षण में उनको OBC को कोटे में ला दी थी, उनको हटाने के लिए कहा। तो ये जो है वो सत्य प्रतीत हुआ कि सरकार जो कह रही है आरक्षण विरोध जो है ये ज़्यादा महत्व का है और जो है विपक्ष ये चाह रहा है कि जो मुस्लिम है वो OBC के अंदर आ जाए। उन्होंने वेस्ट बंगाल और कर्नाटका दो जो है एग्जाम्पल के सहित जो है वो लोगों के सामने रखे और ये बात लोगों को भी समझ में आई। संविधान बचाओ से ज़्यादा आरक्षण बचाओ का मुद्दा जो है भाजपा का जो है वो प्रबल रहा है यहाँ पे जो है। अब जो है चुनाव में देखिए, जातीय जो गोलबंदी होती है वो हमेशा से होती है। इस बार में देखा जाए तो कुछ ज़्यादा हो गई है और उसका कारण ये है
कि देखिए एक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी जो जो ये लड़ाई थी, इनकम्बेंसी उस तरह से नहीं कि वो कुछ खराब काम किए थे, क्योंकि 10 साल का एक जो समय होता है वो अपने आप में ही एक लोगों को लगता है कुछ जो है वो परिवर्तन होना चाहिए, बदलना चाहिए। एक तो एक भाव जो है, दूसरा भाव कि सांसदों स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर आप देखिए, जहाँ पे कुल 120 सीटें हैं, यहाँ पर देखिए तो टिकट के बंटवारे में भाजपा ने जो काम किया, ठीक वैसे ही काम जो है नीतीश कुमार जी भी किए। मतलब कि इनके जो है वो देखा जाए तो 80% से ऊपर लोगों को के जो टिकट थे, वो जो पिछले बार 19 में थे वो इस बार भी दे दिए लोग। तो सांसदों के प्रति नाराजगी भी देखी गई, और इसीलिए जहाँ कहीं भी विपक्ष जो है थोड़ा सा जो एनडीए की जो परंपरागत जो इनके वोट बैंक हैं, उस जातियों को यहाँ पर टिकट दे दिए, तो ये लगने लगा कि विपक्ष जो है बहुत लड़ाई में हो गया है। दरअसल ये सब जो है वीडियो जो आजकल यूट्यूबर वगैरह जो दिखती हैं, अगर आप 100 यूट्यूबरों को अगर आप देखिए तो उसमें आप पाएंगे कि 70 से 80 यूट्यूबर जो है वो सरकार के विरोध में जो है वो घूम घूम के जो पूछते वगैरह हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं जो है। जबकि जो मतदाता खामोश था वो अपना काम धीरे धीरे वो किया, और निश्चित रूप से जो इनकी जो योजनाएं हैं कमजोर और गरीबों के लिए इस चुनाव में बहुत असर करेगा। ये चुनाव जब परिणाम आएगा तो आपको ये मालूम चलेगा। तो मित्रों, मैं ये जो पूरे उत्तर भारत की जो 543 सीटें हैं, मैंने उसका, क्योंकि इसके पहले भी मैं धीरे धीरे वीडियो में सब कुछ डालता था, लेकिन आज एक जगह सब कुछ आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ। और 543 जो सीटें हैं, अगर हम उनको पूर्वोत्तर से अगर हम चलें, यानी कि जो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और असम, इतनी जो सीटें हैं, ये करीब इसमें 25 सीटें आती हैं। 14 जो है वो असम की, 11 जो है बाकी ये जो हमने मैंने नाम गिनाया जो है। तो इसमें जो है आपको कुल असम में 14 सीटें हैं। इसमें वो जो है ये 11 सीटें ये एनडीए की तरफ जा रही है, और जो 11 सीटें वहाँ पर पूर्वोत्तर में है 11, उसमें 9 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में, यानी कि 25 में 20 सीट जो है पूर्वोत्तर में ये एनडीए के खाते में यहाँ पे जा रही है। अब आप कहें तो मैं असम में जो सीटें हैं जो उसका मैं आपको नाम गिना दे रहा हूँ कि देखिए 3 ही सीट है जो विपक्ष में जा रहा है, और वो है बारपेटा, धुबरी और कलियाबेर। ये 3 को छोड़ करके बाकी जो 11 जो हैं वो एनडीए की तरफ से है। अब आ जाते हैं उसके बाद से बिहार में आ जाते हैं। देखिए बिहार में मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था कि वहाँ कुल 40 सीटें हैं, और 4 सीटों पर ही लड़ाई है मेन से, जिसमें कि एक किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और जहानाबाद। मेरा जो आकलन है ये है कि जहानाबाद और किशनगंज ये दो सीटें हैं वो विपक्ष को जाएगा। एक आरजेडी को जहानाबाद वाली सीट, और एक जो है वो किशनगंज वाली सीट जो है कांग्रेस को। पूर्णिया में पप्पू यादव बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखा जाए तो पूर्णिया और कटिहार ये दोनों जगह जो है वो ध्रुवीकरण होने से ये चीज़ें जो है वो एनडीए के खाते में ये दोनों सीटें जो है चली जा रही हैं। ये अच्छा हमें लगता है। हालांकि यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये 2 सीटें हो सकता है कि 38 के जगह पे ये 36 भी हो सकती है। ये 36 से 40 का आंकड़ा ये आएगा जो है। बिहार के बाद अगर छत्तीसगढ़ में देखिए तो यहाँ 11 सीटें, पिछले बार जो 9 थी जो है, इस बार 2 सीटें और बढ़ाने जा रहे हैं। कोरबा और बस्तर ये दोनों सीटें जो है भाजपा जो है के पक्ष में आएगी। हालांकि कांकेर की जो सीट जो है बीजेपी की जो पिछले बार थी, इस बार थोड़ी सी कमजोर दिख रही है, लेकिन जो स्थिति है उसको देख करके ऐसा महसूस होता है कि कांकेर वाली सीट भी वो यानी कि वो भाजपा के पक्ष में जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 10 तो कन्फर्म है, एक की गुंजाइश हो सकती है हाँ या ना में, लेकिन एक चूंकि बीजेपी के साथ ही, इसलिए मैं मांग करता हूँ कि 11 की 11 जो सीटें हैं छत्तीसगढ़ वाली वो एनडीए की कोटे में जाएगी जो है। गोवा देखिए, गोवा में 2 सीटें हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, ये दोनों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को जा रही है।
गुजरात की 26 सीटें हैं। आप सबको पता है गुजरात में कई बार से ये देखा गया है कि 26 की 26 सीटें ही वहाँ 26 सीटें वहाँ पे गुजरात में जा रहा है। हरियाणा में देखिए कुल 10 सीट है। 10 में एक सीट जो है रोहतक वाली सीट है, वो हमें लग रहा है कि ये वो इस बार भाजपा लूज करेगी और वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी तो विजयी होते हुए ऐसा दिख रहा है। हिमाचल में 4 सीटें हैं, चारों सीटें जो है वो भाजपा के पक्ष में जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में 6 में जो पहले भी 3 थी, इस बार भी 3 आ रहा है। झारखंड में कुल 14 सीटें थी इस बार जो है, और पिछले बार 11 था, इस बार एक सीट जो है बढ़ने की उम्मीद है। और झारखंड में जहाँ तक बात है, वहाँ पे अगर हम देखें तो लोहरदगा और दुमका, ये दोनों को छोड़ करके बाकी जो 12 जो सीटें हैं वो जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। कर्नाटका में देखिए, कर्नाटका में 28 सीट है। पिछले बार कांग्रेस और जेडीएस ये दोनों एक साथ आई थी, तो एक सीट जो है उनको मिला था और एक सीट निर्दलीय प्रत्याशी था जिसको कि बीजेपी ने सपोर्ट किया था, और कुल 25 सीट जो है वो बीजेपी को मिली थी। जो है इस बार जो हमारा जो सोचना है कि कर्नाटक में कुल 7 सीटों पे जो है वो बहुत लड़ाई है जो है, और उन 7 सीटों में मेरा जो अनुमान है वो 4 सीटें जो है वो एनडीए भाजपा जो है वो लूज करेगी जो है। और जो 4 सीटें जो उसमें से लूज करेगी उसमें से है, एक कोपल है, दूसरा है तुमकुर, तीसरा है चामराजनगर और चौथा है कोलार। ये 4 सीटें जो है ये भारतीय जनता पार्टी वहाँ से लूज करेगी, तो 28 में से 24 सीट ये हुआ। मध्य प्रदेश में देखिए 29 सीट है। पिछले बार कई बार से ये जो चुनाव होते हैं तो एक सीट छोड़ करके बाकी सब सीटें मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव जीतती है। मध्य प्रदेश में मेरा जो आकलन है कि इस बार जो है 2 और सीटें जो है वो भाजपा लूज करेगी। उसमें जो है छिंदवाड़ा वाली सीट जो पहले भी जो है वो उनके पास थी। इस बार जो है धार और रतलाम, ये दोनों जो ट्राइबल बेल्ट की जो सीटें हैं लोकसभा की, मेरा अनुमान है कि ये 2 सीट भाजपा और लूज करेगी। यानी कि मध्य प्रदेश में जहाँ पहले एक जो है लूज करती थी, इस बार के इलेक्शन में 3 सीटें ये लूज करेंगे जो है। राजस्थान में देखिए जहाँ 25 की 25 सीटें थी, इस बार हमें लग रहा है कि धौलपुर, करौली, दौसा और नागौर, ये 3 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी लूज कर सकती है 25 में, यानी कि 22 सीट यहाँ पे पाई जाएगी जो है। उड़ीसा में देखिए ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह तक सीट बढ़ा ली है, कहाँ से सीटें उसकी बढ़ेंगी। तो देखिए उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ उसकी सीटें बढ़ रही हैं। पिछले बार 8 सीट थी, इस बार यहाँ पे बहुत ही अधिक 13 सीटें वहाँ पे लेने जा रही है जो है। और ये आपको जो 13 सीटें हैं मैं उनका नाम बता देता हूँ कि बारगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, क्योंझर, मयूरभंज, बालासेर, भद्रक, धनकेवल, बोलनगीर, कालाहांडी, नवरंगपुर, पुरी और भुवनेश्वर। ये जो आपको जो 13 सीटें हैं उड़ीसा की याद देखिए, तो 5 सीट तो यहीं बढ़ गई जो है। आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में 25 सीट है। यहाँ कुल 17 सीट जो है, क्योंकि टीडीपी और जनसेवा के साथ आ जाने से जो है ये वहाँ का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है। पिछले अगर जो है आप 2019 का अगर संख्या बल देखें जो है, तो करीब इनका जनसेवा का करीब जो है 6% के आसपास वोट 5 पॉइंट समथिंग है। 1% के आसपास जो है वो ये बीजेपी के पास है 1.98 जो है, और 41-42% वोट जो है वो ये टीडीपी के साथ है। तो इनका जो गठबंधन हुआ है तो ये करीब 48 से 50% का ये आंकड़ा हो गया है। और लड़ाई जो है, चूंकि वो ऑलरेडी जो है वहाँ पे 2 बार से वो जो लोकसभा में प्रतिनिधि उनका मिल रहा है, तो इस बार के ये आंकड़ा ये लग रहा है कि बहुत अच्छी लीड जो है ये तीनों मिलकर के करने जा रहे हैं। मैं 25 में आपको गिनाता हूँ, 17 सीटें हैं जहाँ पे एनडीए जो है वो जीतने के दिशा में जो है आगे चल रही है। वो 17 सीटें हैं, मैं उनका नाम गिना देता हूँ। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, अनकापल्ली, काकीनाडा, अमलापुर, राजमुंदरी, नरसिंहपुर, मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर,
बापटला, हिंदूपुर, चित्तूर, अनंतपुर, कुर्नूल और एलोरी, ये 17 सीटें हैं जो एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। वेस्ट बंगाल में मैंने आपके सामने कल ही वीडियो डाला था और उसमें बताया था कि 28 सीटें जो है वो 25 सीटें तो जो है बहुत ही मजबूत है, 3 सीटें जो है वो और जो है वो जिसमें कि कांठी था, बोलपुर था, एक और सीट थी वो उनको मैंने ऐड किया था। तो 28 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, और उस साइड में अगर आप देखिए तो 14 सीट, 14 में 1 सीट कांग्रेस को और 13 सीट जो है वो टीएमसी को। तो मैं ये जो विपक्ष की जो 14 सीटें हैं मैं उनको गिना दे रहा हूँ, बाकी शेष जो बचे होंगे वो बीजेपी के रहेंगे। देखिए जंगीपुर, बहरामपुर, वसीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, हावड़ा, उलबेरिया, तुमलुक, मुर्शिदाबाद और आसनसोल, ये जो सीटें हैं जो 14 हैं ये विपक्ष के खाते में जाते हैं। 14 सीटें यहाँ पे आई है। अगर आप यूनियन टेरिटरीज की बात कर लीजिए तो कुल 6 हैं, उसमें से अंडमान, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये जो 4 हैं वो बीजेपी के पक्ष में, और पुडुचेरी और लक्षद्वीप ये 2 जो हैं वो विपक्ष के पक्ष में जाएगी, यानी कि 6 में 4 एनडीए में और दो जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जो है। दिल्ली की जो सीटें हैं, देखिए शुरू में हमको भी लगा कि दिल्ली में जो है बड़ा बदलाव हो जाएगा और कन्हैया कुमार एक बहुत अच्छे ढंग से मनोज तिवारी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव आते आते ऐसा लगा कि एक तो ये है कि कांग्रेस के जो वोटर हैं और ये जो आपके जो वोटर हैं, वोटरों में तो उतनी बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं है, लेकिन इनके जो लीडरशिप है, स्पेशली कांग्रेस के लोग, वो एकदम नहीं चाह रहे थे कि ये गठबंधन हो, और इसलिए उनके वोटों का ट्रांसफर उतना हो जाएगा ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। और चूंकि एवरेज जो है वहाँ पे 56% वोट, कहीं कहीं तो 60%, 62% भी वोट जो है वह मिला हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ एक भी सीट दिल्ली में फिर से लूज करने जा रही है। तो आपका गठबंधन पिछले बार अगर देखें अगर हम, तो दोनों के वोटों को अगर मिला दिया जाए तो करीब 40-42% के पास वोट थे जो है। इस देखिए जब जो है ना 2 ग्रुप मिलता है ना, तो ग्रुप का जो मिलना होता है वो कभी भी 80-85% से वोट से वो ज़्यादा नहीं मिलता है। तो दोनों मिलाकर अगर 40-42% हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मान के चलिए कि 35% से ज़्यादा वोट जो है ये इनके प्रत्याशी को नहीं मिलेगा। लिहाजा बीजेपी की जो 7 की जो सीटें हैं, एक बार फिर से लग रहा है कि 7 सीटें वहाँ पर आएगी। देखिए उसके बाद से आप उत्तराखंड को मैं बता 5 सीटें हैं, वहाँ पे भी वही स्थिति, 5 सीट जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जा रही है। अब जो उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, देखिए इस 80 सीटें में मैं इसके पहले भी कई वीडियो डाला और मैंने ये लिखा कि भाई देखिए इस 80 सीट में जो सबसे मजबूत सीट है वो बसपा तो एकदम 0 है। आप जब रिजल्ट निकलेगा तो देखिए 0 आएगा जो है। तो मेन लड़ाई वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, उनके साथ जो कांग्रेस है, और एक तरफ जो है वो भाजपा और उसके सहयोगी, इन्हीं के बीच में ये लड़ाई है, पूरा 1 to 1 फाइट है। तो जो सबसे जो मजबूत सीट है गठबंधन का, उसमें आपका रामपुर, संभल, रायबरेली और डिम्पल वाली सीट मैनपुरी, ये 4 जो है वो हमारे देखने में लगता है बहुत ही स्ट्रांग सीट है समाजवादी पार्टी की। अमेठी और कन्नौज, ये दोनों कोई भी जीत सकता है, ये कहा नहीं जा सकता है। ये 6 सीट हो गए। बाकी सीटों पर जितनी भी कह लीजिए आप, लड़ाई बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन उसका जब रिजल्ट निकलेगा तो वो सिफर रहेगा जो है। क्योंकि देखिए पिछले बार जब जो है सपा बसपा दोनों एक साथ थे, तो बाकी जगहों पे मैंने देखा तो अगर बसपा का वोट जो है उसमें से अगर हम निकाल देते हैं, यानी कि बसपा का वोट हम 10% भी निकालें, 8% भी निकालें, तो भी वो लड़ाई से वो बाहर दिख रहे हैं। हुआ क्या है कि इस बार जो यूपी में जो जातीय जो समीकरण बने हैं वोट देने के, उसमें इस बार जो है अखिलेश जी जो चालाकी किए हैं, और चालाकी वो इसलिए कर पाए कि देखिए अखिलेश जी के जो समर्थक जो उसके अपने वोट बैंक हैं, 2 वोट बैंक हैं,
एक यादव और एक मुसलमान, जात के आधार पे और धर्म के अनुसार। इनको जो है एक पूरा भरोसा है कि हमारा जो वोटर है हमको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, इसलिए वो अपने जाति के और मुसलमानों के टिकट जो है बहुत कम दिए। और बहुत कम देने से वो ये हुआ कि बाकी जो सीटें उनको और ज़्यादा जो चुनाव में जीतने हैं, पिछड़ों को उन्होंने और बढ़ा दिया जो है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रमुख जो है पिछड़ों में जातियाँ होती थी, जो पटेल और जो ये कुशवाहा कुर्मी, उसमें उन्होंने जो है सेंधमारी कर दिया। 9 टिकट जो है वो उन्होंने पटेल को दिया, 6 टिकट उन्होंने कुशवाहा को दिया। लिहाजा ये पूरा जो है जो पश्चिम का जो बेल्ट जो आपका तीसरा, चौथा, पांचवा जो चरण चला, इसमें जो है अखिलेश यादव लगा कि एकदम चुनाव वो जीत रहे हैं ये, जबकि ऐसा जो परिणाम में आपको नजर नहीं आएंगे। दूसरा कारण मैं आपको बता रहा हूं कि सवर्ण मतदाता जहां भी टिकट पा गए हैं गठबंधन से, वहां उनकी इस बात देखा गया कि उनकी जातियां भी जो है उनके तरफ झुकी। लेकिन ये जिस ढंग से वीडियो वगैरह में दिखाया गया वैसा उतना कुछ था नहीं। मैक्सिमम देखा जाए तो उनके अपनी जात के जो वोट थे, जिसे मान लीजिए कि अगर सपा ने किसी राजपूत को दे दिया तो बहुत ज़्यादा अगर राजपूत टूटा तो 20% से 25%, 30%, इससे ज़्यादा नहीं टूटा। वही हाल ब्राह्मण का भी है। आपको न्यूज़ में, आपकी मीडिया में बहुत दिखाया गया कि ब्राह्मण मतदाता छोड़ करके सपा में चले गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो है। वो कुल मिला कर वोट की शिफ्टिंग थोड़ी सी हुई। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये सवर्ण अगर जो टिकट पाए हैं सपा से जो है, ये अगर यहाँ नहीं पाते तो कोई ना कोई जो ओबीसी का जो वोट होता वो छिटकता। तो कुल मिला करके देखा जाए तो नुकसान बहुत नहीं हुआ। और चूंकि देखिए सवर्ण जो ये लोग होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, तो एक जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, इनके खिलाफ में बहुत गोलबंद होता है। आप कोई ठाकुर कैंडिडेट लगा दीजिए तो जो जातियां हैं, आप जितना वोट आप सपा को दे रहे हैं, पता लगा कि उससे कहीं अधिक सपा से कहीं मिलने की वजह से जो बीजेपी की तरफ झुक जाती हैं जो है। तो ये इससे बहुत ज़्यादा हमें जाति के आधार पर वोटों का जो दिखाया जा रहा है मीडिया में, उतना कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का जो 50% का जो एक अम्ब्रेला है उनका बहुत मजबूत है। और इस बार ओम प्रकाश राजभर के आ जाने से ये और संजय चौहान वगैरह जो पहले उधर लोग थे, स्वयं प्रसाद जो उधर थे जो 22 में, वो सब इधर आ गए हैं। तो अखिलेश के पास देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वोटों का वो जो है वो गणित है नहीं। ये जितना कुछ आप हवा देख रहे हैं सिर्फ वो इसलिए कि इस बार जो है तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार का इनकम्बेंसी और बार बार सांसदों का टिकट न बदलना, इसलिए ये सब इतने माहौल बन गए हैं कि लगा कि नहीं, अब तो लग रहा है कि हम सपा और भाजपा में बहुत कांटे की लड़ाई होगी। कांटे की लड़ाई नहीं है। हर सीट पे 2019 वाले जो भी चुनाव परिणाम आए उसमें से 1 लाख माइनस कर दिए जो बसपा का वोट है। आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ पर ये सपा आज खड़ी हुई है। तो मेरा आकलन है कि 74, अब देखिए आजमगढ़ और घोसी, ये आजमगढ़ पर भी मैंने वीडियो बनाया, घोसी पर भी बनाया। ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव से जीतेगी। और मैं बता दे रहा हूँ, आजमगढ़ की सीट 20,000 से ज़्यादा की सीट पर जीतेगी, घोसी की सीट 1 लाख से ज़्यादा की सीट देगी। आप जब आप विश्लेषण करते हैं बैठ के ना, आप देखते हैं कि कहाँ कितना आंकड़ा है कि किधर जो है लोग जा रहे हैं, किसी पार्टी के आधार पर, जात के आधार पर, तब आपको समझ में आ जाता है। केवल बाहर से देखने पे, हवा में बात कर देने से ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग बात मुखर होके करते हैं लोग, वो एकदम पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो सड़कों पे घूम करके इसका प्रचार करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का भी हो। जो मुख्य वोटर जो वोट देता है और जिससे जीत हार का फासला होता है, उसको जो आप देखते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, नौकरी नहीं मिल रही है, इसके कहने से कोई असर नहीं पड़ता है। जो 2014 में बीजेपी को वोट दिया, 2019 में जो बीजेपी को वोट दिया, वो 2024 में भी बीजेपी को वोट दे रहा है। और ठीक उधर भी जो सपा को वोट किया 2014 में, वो 2019 में, 2024 में, इसमें भी वोट कर रहा है। केवल बस अंतर जो है, थोड़ा सा अंतर है कि कोई प्रत्याशी को कोई नहीं चाह रहा है, वो फिर आ गया है। लेकिन मोदी के नाम पे जो योजनाएं चली हैं और जो पिछड़ा, जो कमजोर वर्ग है, जिसको छत मिला है, अनाज मिला है, सुरक्षा मिला है, सम्मान मिला है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। श्रावस्ती जिले की एक मैंने वीडियो देखा।
एक दलित महिला थी, उस गांव में 500 जो है वो महिलाएं थी, मतलब कि घर था दलितों का, बहुत जनसमूह था। उस वीडियो में एक महिला बात कर रही थी और ये कह रही थी कि बाबू, हम लोग मोदी के आने के बाद हम लोग जाने हैं कि बैंक क्या होता है, मोदी के आने के बाद हम लोग जाने हैं कि विकास भवन क्या होता है, मोदी के आने के बाद आज हम लोग जाने हैं कि कचहरी क्या होता है, मोदी के आने के बाद हम लोग जाने हैं कि योजनाएं कहाँ से कैसे ली जाती हैं, घर में सब कुछ मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। आज हमको कोई आंख दिखा के जाने वाला नहीं है, कोई थप्पड़ उठाने वाला नहीं है। तो ये सब हम लोग का जो मिला है ये बहुत कुछ है, दूसरा कोई नहीं दे रहा। अब सोचिए, एक दलित महिला जब ये सब बात बोल रही है तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सुरक्षा और सम्मान जो उत्तर प्रदेश में योगी के शासनकाल में ये जो पिछड़ों को, जो कमज़ोर लोग मिला हुआ है, ये 80 में मैं 74 जब मैं कहता हूँ तो मुझे लग रहा है कि इतनी सारी सीटें हैं, लेकिन लगता है कि हाँ ये सीटें इतनी आ रही हैं और मिल रही हैं। तो ये कुल टोटल जो मैं आपको जो आंकड़े बताए पूरे भारत का, इसमें 543 सीटों में एनडीए को 391 सीटें मिलने जा रही हैं। ये आंकड़े आप मिला लीजिएगा। मैं अपने 391 का जो आंकड़ा है मैं अपने फेसबुक पर भी डाल दिया है, अमर बहादुर सिंह पे, आप उस पर देख सकते हैं। तो आप शाम तक जो आपको निर्णय लोग देंगे, पता नहीं क्या देंगे, मेरा निर्णय यही है 391 का जो मेरा एक आंकड़ा है ये 400 के लगभग के पास पहुंच रहा है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और एक बहुत विहंगम दृष्टि जो है, ये चुनाव में कब कब क्या हुआ है, मैं ये जब कल वोट ख़त्म हो जाएगा, परिणाम भी आ जाएंगे, उसके बाद मैं एक बार फिर बताऊंगा कि कैसे कैसे ये चुनाव बदला, किन किन लोगों ने किन किन मुद्दों पर कैसे कैसे वोटिंग की, वो धर्म के आधार पे, जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पे। और फिर आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में स्पेशली किन किन नेताओं के पैर काटे जाएंगे ये भी देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, क्योंकि कई जगह ऐसे देखे गए हैं कि लोग विरोध भी किए हैं और उन विरोधों की लिस्ट भी सरकार जो है वो पार्टी में जरूर बना होगा। और अखिलेश यादव को अब आने वाले समय में कितनी मुश्किलें होंगी इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे याद दीजिए। नमस्कार।